नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो लेक्चर होगा वो मायोकार्डियल इस्कीमिया के ऊपर होगा। तो आइए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पता है आप लोगों को देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स मींस मायोकार्डियम इज रिड्यूस्ड और ब्लॉक। यानी कि क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट मसल्स के अंदर, स्पेसिफिकली हार्ट मसल्स यानी कि मायोकार्डियम। अब हार्ट के अंदर चार टाइप की तीन लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम होती है वो मसल्स से बनी हुई होती है और इन मसल्स के थ्रू ही हार्ट पंप करता है। तो इस मसल लेयर के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस्ड या फिर ब्लॉक हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया बोलते हैं। देन इट लीड्स टू अ डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट। अब मान लीजिए जैसे कि ये हार्ट की मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के अंदर ये ब्लड वेसल्स जा रही है और मान लीजिए इस साइड की कोई ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई, तो ये क्या करेगा, दैट लीड्स टू डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट। क्योंकि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू जाएंगे, और जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो फिर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एंड इट कॉज्ड बाय द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है कि हार्ट मसल्स को जो भी आर्टरीज जो होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है, उनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और उन कोरोनरी आर्टरी के नैरो हो जाने से, कोरोनरी आर्टरी है उसकी ल्यूमेन के नैरो हो जाने से या फिर ब्लॉक हो जाने से क्या होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। अब उससे पहले अपन को ब्लड सप्लाई भी जानने की जरूरत होगी कि हार्ट को कौन कौन सी आर्टरीज जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। सो द कोरोनरी आर्टरीज encircle the heart and supply oxygenated blood to its muscular walls. There are two main coronary arteries. First is left coronary artery, second is right coronary artery. यानी कि जो हार्ट के चारों ओर आर्टरीज होती है जो कि उसकी मसल्स को, मस्कुलर वॉल को जो कि ब्लड सप्लाई करती है, उनको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। मेनली दो टाइप की होती है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आर्टरी है ये क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, और ये जो आर्टरी है ये कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी। और ये दो आर्टरी ही क्या करती है, इस पूरे हार्ट को आगे से पीछे तक कवर करके रखती है, यानी कि मस्कुलर वॉल्स को ये सारी ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो अब पहले पढ़ते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एओर्टा, branches into two major arteries. First is left anterior descending artery and second is circumflex artery. तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्या होता है, इट सप्लाई ब्लड टू द फ्रंट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सबसे पहले लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसके दो पार्ट हो गए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी तीन पार्ट को ये सप्लाई करती है, किस किस को, एक तो फ्रंट रीजन को, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को, और तीसरा क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। यानी कि तीन चीजों को सप्लाई करती है, फ्रंट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इट सप्लाई द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि लेफ्ट एट्रियम और बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सप्लाई करती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नाम से पता चल रहा है ये क्या करती है, ऐसे घूमती है, सर्कल बनाती है। सो इट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सी ब्लड सप्लाई करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। अब जो आप मैंने बताया था उसका डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होती है, उसकी दो ब्रांचेस होती है, सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको, सॉरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, उसके तीन पार्ट थे, एक तो था लेफ्ट एट्रियम को, दूसरा था फ्रंट पार्ट को, और तीसरा सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर था फ्रंट पार्ट को, और फिर क्या था, फ्रंट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी, लेफ्ट एट्रियम को एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इन पार्ट्स को ये सप्लाई कर।
अब देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एओर्टा एंड रन्स अलोंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड में रहती है। सप्लाई ब्लड टू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को दोनों ही आर्टरी सप्लाई करती है। एक तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, और फिर क्या है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच। ठीक है। इट आल्सो गिव्स राइज टू स्मॉलर ब्रांचेस सच एज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जैसे कि डिसेंडिंग आर्टरी और किसमें थी, लेफ्ट में थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। और ये क्या है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जो कि इसकी ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की स्मॉलर ब्रांचेस होती है, विच सप्लाइज ब्लड टू द बैक ऑफ द हार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंटीरियर पार्ट को कौन करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के फ्रंट पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, वो थी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। और ये जो है इसके पोस्टीरियर पार्ट को यानी कि बैक पार्ट को कौन सप्लाई करता है, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या फिर राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब ये की ये ब्रांचेस हैं। ठीक है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है जो कि ये राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को और बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ब्लड सप्लाई करती है। अब है रिस्क फैक्टर्स फॉर मायोकार्डियल इस्चीमिया, यानी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सो सर्टेन रिस्क फैक्टर्स इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकती है या फिर उसको होने के चांसेस को बढ़ा देती है। जैसे कि एज, एट हायर एजेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जेंडर, मेंस के अंदर ज्यादा ये मतलब के कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं इंस्टेड ऑफ विमेन। ठीक है। अ पॉजिटिव क्लोज फैमिली हिस्ट्री, मान लीजिए आपके फादर को, ग्रैंडफादर को ये अगर मायोकार्डियल इस्चीमिया की हिस्ट्री रही हो या फिर कोई भी कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री रही हो, तो फिर उसके ग्रेट चांसेस रहते हैं कि आपके परिवार में भी या फिर आपको मायोकार्डियल इस्चीमिया होने के चांसेस हो। फिर है टोबैको स्मोकिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट ऐसी चीजें फूंकते हैं, तो उनको भी ये चांसेस होने के मतलब 100% चांस रहते हैं। फिर है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रहता है लेकिन अनकंट्रोल है, प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, मेडिकेशंस नहीं ले रहा है अगर पेशेंट, तो फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया होने के चांसेस रहते हैं। देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या होता है कि उसकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो हो सकता है वो जम सकता है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो वो भी मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप करता है। डायबिटीज जो है वो मायोकार्डियल इस्चीमिया के लिए रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट को एमआई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओबेसिटी, ये भी इसी की तरफ इंडिकेट करती है कि ओबेस पेशेंट को भी एमआई होने के चांसेस रहते हैं। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि बहुत ही ज्यादा आरामदायक जिंदगी पसंद करते हैं, ज्यादा थोड़ा सा भी घूमने फिरने की इच्छा नहीं रखते हैं, या फिर अपनी डेली रूटीन के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइज तक भी नहीं करते हैं और दिन भर बस बैठे रहने का काम होता है, तो उनको भी एमआई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत ही मेन फैक्टर काम करता है एमआई के अंदर। जैसे कि आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, तो जो हीरो होता है या हीरो का बाप होता है वो ऐसे छाती पकड़ के मतलब कि एक्टिंग करता है। इट मीन्स क्या है, वो एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है जो कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ द मायोकार्डियल इस्चीमिया, यानी कि किन कारणों की वजह से एमआई जो है वो होता है। पुरानी स्लाइड में क्या थे, रिस्क फैक्टर थे, यानी कि वो अगर हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर है तो फिर एमआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये क्या अपन पढ़ेंगे कि किन वजह से एमआई होता है। तो सबसे पहले है कि सेवरल फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट अटैक, विच इज फर्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डेवलपिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया। ठीक है। इट इज नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज एंड ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैटी डिपॉजिट्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो। यानी कि क्या कह रहा है, मोटे मोटे रूप में बताऊं कि मान लीजिए मायोकार्डियल मायोकार्डियम है, यानी कि हार्ट मसल्स है, उसको ये कोरोनरी आर्टरी है, कोई भी हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, ये कोरोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड फ्लो कर रही है। ठीक है। इसकी वजह से ही ब्लड जो है उसके मसल्स के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो अगर इसकी ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये नैरो हो जाए, अभी जो ल्यूमेन है वो इतनी बड़ी है, अगर ये ल्यूमेन सिर्फ इतनी सी हो जाए
यानी कि क्या हो गया, नैरोइंग हो गई एंड हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये क्या हो गया, अब और ज्यादा इसकी जो ल्यूमेन थी वो ज्यादा हार्ड हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये नैरो हो गई। पहले जो इतनी ज्यादा इसकी ल्यूमेन थी, अब कितनी सी रह गई, इतनी सी रह गई। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो गया। ठीक है, फिर क्या है, ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी डिपॉजिट्स एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब ये होता क्यों है, क्यों होता है कि ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर अब क्या होता है, इसकी वॉल के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है। ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके अंदर जमा होने लग गया। फिर इसके साथ में कुछ फैटी डिपॉजिट्स भी जमा होने लग जाते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल जमा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक एथेरोस्क्लेरोसिस ये बनता है। ठीक है ना, इस कंडीशन, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो बना है, ठीक है ना, ये जो जमा है इसको क्या बोलते हैं, प्लेक फॉर्मेशन बोलते हैं, प्लेक फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये क्या है कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ब्लड फ्लो होने की दर भी कम होती जाएगी। मान लीजिए पहले तो ये इतना सा था तो ब्लड आसानी से फ्लो हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये और बड़ा होता गया। ठीक है, ये और बड़ा होता गया तो फिर ब्लड फ्लो कम हो गया, फिर धीरे धीरे ये और बड़ा होता गया तो और ब्लड फ्लो कम हो गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी आर्टरी को ही ब्लॉक कर देगा, तो फिर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, पूरा ही बंद हो जाएगा। तो क्या कंडीशन डेवलप होगी, मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। फिर है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, जो कि सेकंड कॉज है, सडन स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज टेम्पररली रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। एंड तीसरा है थ्रोम्बोसिस, यानी कि व्हेन अ प्लेग विद इन अ कोरोनरी आर्टरी रप्चर्स और इरोड्स, इट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड clots which is called thrombosis and it leads to the further blockage of the blood flow to the heart। यानी कि देखिए पहला पढ़ते हैं, क्या है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जैसे मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, इट इज सडन स्पाज्म और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। मान लीजिए मैं किसी अत्यंत ठंडे तालाब के अंदर घिर गया, ठीक है, तो गिरने से क्या होगा, मेरी बॉडी शॉक में जाएगी, शॉक में जाने से फिर मेरे अंदर की जो भी आर्टरीज होगी वो क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी शॉक की वजह से। तो क्या होगा, सडन स्पाज्म या फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा कोरोनरी आर्टरीज का। यानी कि क्या हो गया, ये जो आर्टरीज क्या होती है, एक तरीके से मसल लेयर ही है, तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगी उनके अंदर। तो जो ल्यूमेन पहले इतनी थी, वो कॉन्ट्रेक्शंस होने की वजह से, सडन स्पाज्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी ल्यूमेन छोटी हो जाएगी। तो छोटी होने से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, थ्रोम्बोसिस। कि पहले मैंने पहले की स्लाइड में क्या बताया था, ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, ये प्लेक फॉर्मेशन है। सो थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, व्हेन अ प्लेक विद इन अ कोरोनरी आर्टरी रप्चर्स। ठीक है, अब ये रप्चर क्यों होगा, ब्लड फ्लो की वजह से, कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है। प्रेशर से ब्लड फ्लो होने को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। जब किसी पेशेंट का ब्लड बहुत ही ज्यादा प्रेशर से फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर था और साथ ही साथ में उसकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर और भी क्या था, प्लेक फॉर्मेशन भी हो रखा था पहले से। क्यों था, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। तो ब्लड फ्लो जब जितना ज्यादा तेज होगा, तो तेज होने की वजह से क्या होता है, इस प्लेक की जो आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर क्या होती है, ऐसे रप्चर हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये रप्चर हो गई। पहले ये इतनी ऐसे बंद करके रखा था, इसने इसको सेफ रखा था, लेकिन अब ब्लड फ्लो इतना तेज हुआ कि ये जो इसकी लेयर थी ये रप्चर हो गई। रप्चर होने से क्या हुआ, इसके अंदर का जो भी पार्ट था वो सारा पार्ट क्या हो गया, ब्लड के एक्सपोज हो गया, यानी कि ब्लड से एक्सपोज हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा ब्लड आउटर एनवायरमेंट से अगर एक्सपोज हो जाए तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो प्रोसेस इसके अंदर हो गई कि जैसे ही ये अंदर का ये जो भी मैटर था, क्या क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, और क्या था, फैटी डिपोजिशन था, और क्या था, इंफ्लेमेटरी सेल्स थी। तो ये क्या करती है, एक तरीके से फॉरेन मटेरियल का काम करती है, और ब्लड के जैसे ही संपर्क में आती है तो इसके अंदर, पूरे ब्लड के अंदर क्या होती है, क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि किसी घाव लगने पे स्टार्ट होती है, वैसी की वैसी प्रोसेस में हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। यानी कि it triggers the formation of the blood clots which leads to the further blockage of the blood flow to the heart। तो अब मान लीजिए कि ब्लड फ्लो, अब जैसे कि अगर अपन को चोट लगी तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारा खून वापस बहना बंद हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इतना ही टाइम लगता है कोरोनरी आर्टरी में। यानी कि जैसे ही ये जो
इसकी आउटर लेयर थी ये रप्चर हुई, ये अंदर का जो मटेरियल था वो ब्लड के फॉर्म में कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आते ही फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और विद इन 1 and 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये कोरोनरी आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर देगा, जिसको अपन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और इस ब्लॉकेज की वजह से जो ब्लड फ्लो होगा वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा या रुक जाएगा, और मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, अब देखते हैं चौथा कारण है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। पहले क्या पढ़ा था, थ्रोम्बोलिज्म, अब है एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, गेट लॉस्ट इनटू अ कोरोनरी आर्टरी, कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फिफ्थ है कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिस्फंक्शन विच अफेक्ट्स द स्मॉल ब्लड वेसल्स विद इन द हार्ट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट कि क्या है एम्बोलिज्म। क्या, ब्लड क्लॉट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे मान लीजिए मेरे पैर के अंदर, पैर की किसी वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट हुआ। ठीक है, अब वो ब्लड क्लॉट जो था वो थोड़ी थोड़ी देर में टूटता गया, और टूटने के बाद जैसे कि मान लीजिए ये लेग के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ, ये ब्लड क्लॉट टूट करके वेसल से ट्रेवल करते हुए हार्ट के अंदर गया, और एओर्टा से होते हुए कोरोनरी आर्टरी में जाके, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी मान लो, तो इसमें जाकर के यहाँ पे जाके अटक गया, ठीक है, फंस गया। तो इस ये जो थ्रोम्बस था, ये थ्रोम्बस एक जगह से टूट करके फिर पूरे बॉडी से ट्रेवल करते हुए मेरे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाके अटक गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं। पुरानी स्लाइड में क्या था, थ्रोम्बोलिज्म था या थ्रोम्बस फॉर्मेशन था। तो थ्रोम्बस में क्या था, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही थ्रोम्बस बन रहा था, यानी कि ब्लड क्लॉट बन रहा था। इसके अंदर क्या है, ब्लड क्लॉट किसी दूसरे पार्ट में बन रहा है, लेकिन वो ट्रेवल करते हुए मेरी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाके लॉज हो गया, यानी कि अटक गया। तो उस कंडीशन की वजह से भी फिर आगे ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा नहीं, तो फिर क्या, कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। फिर है कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन अफेक्ट्स द स्मॉल ब्लड वेसल्स विद इन द हार्ट। अब हार्ट है, जैसे मान लीजिए ये दोनों एट्रियम एंड दोनों वेंट्रिकल है, इसके मतलब के ब्लड वेसल्स है इसके चारों ओर, बहुत ही माइन्यूट सी माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है। तो उनके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप हो सकता है। फिर है एट्रियल स्पाज्म ड्यू टू द ड्रग यूज। ठीक है, सर्टेन ड्रग्स सच एज कोकेन और एम्फिटेमिन्स, ये क्या करती है, आर्टरीज को स्पाज्म करती है, स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरीज को, कॉज आर्टरियल स्पाज्म एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। फिर है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी करता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। हाइपोटेंशन क्या करता है कि रिजल्ट इन रिड्यूस्ड परफ्यूजन इन द कोरोनरी आर्टरीज, लीड्स टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया। ठीक है, कि पहला क्या है कि कुछ ड्रग्स ऐसी है जैसे कि कोकेन और एम्फिटेमिन्स, तो ये क्या है, एडवर्स ड्रग्स होती है जो कि बहुत सारे नशेड़ी लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर स्पाज्म करती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और फिर है हाइपोटेंशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो हो जाए। हाइपोटेंशन का मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 100/80 है या 100/70 है तो आपको ये कंडीशन डेवलप होगी, नहीं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, लाइक 40/30 और 70/40, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये एमआई होने के चांसेस डेवलप होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से परफ्यूज नहीं हो पाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है हाइपोटेंशन की वजह से, जो कि क्या करता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया को डेवलप करता है। ठीक है, फिर है एनीमिया। एनीमिया क्या करता है, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, पोटेंशियली लीडिंग टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। फिर है कार्डियक एरिथमियाज, जैसे कि डिस्टर्ब द कोऑर्डिनेटेड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट एंड अफेक्ट कोरोनरी ब्लड फ्लो। कि एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड की कमी है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रही है, और हार्ट मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। अब जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से कैरी ही नहीं हो पा रही है एनीमिया की वजह से, तो फिर क्या होगा, इन द एंड इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट होगी, और क्या, कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है, एमआई की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड कार्डियक एरिथमियाज में क्या होता है,
डिसरप्ट द कोऑर्डिनेटेड पंपिंग एक्शंस, यानी कि एक रिदम के अंदर, एक साइनस रिदम के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट पंप करता है 72 पर मिनट के अंदर इसकी एक साइनस रिदम होती है। इस रिदम से हट करके अगर कोई दूसरी रिदम हो जाए, जैसे कि टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया या एरिथमिया, एरिथमिया मतलब के उसका कोई फिक्स नहीं है, कभी 100 बाई पर मिनट हो, कभी 100 पर मिनट से हार्ट पंप कर रहा है, कभी 60 पर मिनट से कर रहा है, कभी 200 पे चला गया, तो इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है। सो डिसरप्ट द कोऑर्डिनेटेड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट एंड अफेक्ट द कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो इस पंपिंग से भी कोरोनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो अफेक्ट होता है, और इन द एंड किस कंडीशन को डेवलप करता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया। फिर है फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस जो होते हैं वो भी मायोकार्डियल इस्चीमिया को डेवलप करते हैं। इट इंक्रीजेस द हार्ट्स ऑक्सीजन डिमांड सरपासिंग द अवेलेबल सप्लाई। एंड स्ट्रक्चरल हार्ट कंडीशंस भी होती है, जैसे कि सर्टेन हार्ट एबनॉर्मेलिटीज सच एज एओर्टिक स्टेनोसिस और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी व्हिच रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। अब सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि अगर कोई भी इमोशनल सीन होता था, ठीक है, तो बाप को क्या होता थी, वो छाती पकड़ के बैठ जाता था, यानी कि क्या था, एक तरीके से स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ने क्या किया कि हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म कर दिया। और एक्सर्शनल इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन, जैसे कि आज की कंडीशन में देखा भी जा सकता है कि जिम के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे जिम के अंदर आजकल देखा गया है कि यंग से यंग लोग भी हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है कि इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि आयुर्वेद में भी दे रखा है कि अपनी क्षमता से बाहर जाके अगर कोई कार्य करेगा, साहसजन्य कार्य करेगा, तो फिर उसको हृदय रोग होने के चांसेस रहते हैं। तो इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन की वजह से भी क्या होता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया यानी कि हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। उसका क्यों कारण होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को तो बढ़ा देता है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होगी, तो उसी वजह से फिर क्या होगा, एमआई की कंडीशन डेवलप होती है। फिर है स्ट्रक्चरल हार्ट कंडीशन, के हार्ट के अंदर ही कुछ कंजेनाइटल या फिर बाद में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है जो कि प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं कर पाती है या फिर कम करती है, जिसकी वजह से एमआई की कंडीशन डेवलप होती है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो आज के लिए अभी इतना ही। कल एक और लेक्चर होगा जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड कोई दूसरी चीजें भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अभी तक का ये जो भी मायोकार्डियल इस्चीमिया के ऊपर जो भी लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। इसी के साथ ही प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू।